जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग क्या होता है और इसकी सच्चाई क्या है, आज हम इस विषय पर इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, हमारा उद्देश्य आज इस पर चर्चा करना नहीं है। नीच भंग राजयोग बनता कैसे है और उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है, उस ग्रह के विषय में आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीच भंग राजयोग के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। जब भी कोई ग्रह नीच होता है, यानी हर ग्रह कोई ना कोई राशि में नीच माना जाता है, और जो ग्रह नीच राशि में होता है उस ग्रह का स्वामी, यानी कोई ग्रह अगर नीच है तो जिस राशि में वो विराजमान है उस राशि का स्वामी अगर उसके साथ ही युति में बैठ जाए या फिर दृष्टि प्रदान कर दे, तब उस ग्रह का नीच भंग राजयोग माना जाता है। या फिर वो ग्रह लगन से केंद्र भाव में बैठ जाए या फिर चंद्रमा से केंद्र भाव में बैठ जाए, तब भी नीच ग्रह का नीच भंग राजयोग माना जाता है। और जो ग्रह नीच का है और उस राशि का स्वामी अगर उच्च राशि में विराजमान है, तब भी उस ग्रह का नीच भंग राजयोग माना जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल नीच भंग राजयोग कंजंक्शन यानी युति में माना जाता है, जिसके फल सबसे अच्छे देखने को मिलते हैं। और दोनों ही ग्रह अगर डिग्री में बिल्कुल क्लोज अवस्था में हो तो नीच भंग राजयोग सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। कोई ग्रह नीच कब माना जाता है, जब भी ग्रह अपनी उच्च राशि से 7वीं राशि पर जन्मकालीन स्थिति में मौजूद होता है, तो ऐसे में उसकी अवस्था उच्च राशि से काफ़ी दूर होने की वजह से उसका बल क्षीण हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्राय वह कम फल देने में सक्षम होता है, इसलिए उसे शुभता प्राप्त नहीं हो पाती, अथवा वह जिस स्थान पर उपस्थित होता है उसके लिए वो सामान्यतः अशुभ हो जाता है। किंतु सभी स्थितियों में नीच का ग्रह शुभ फल ही करे ऐसा भी संभव नहीं है। कई बार उसकी गतिविधि कम हो जाती है तथा मनुष्य पर उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, किंतु वह हानि ही पहुँचाए ऐसा भी नहीं होता। इसलिए कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अगर नीच राशि में बैठा है तो बिना उसकी वास्तविक स्थिति जाने कोई भी फलादेश करना उचित नहीं होता है। तो मित्रों, हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान है तो उसका नीच भंग होने के बाद उस ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो ग्रह उसका नीच भंग करता है हमें उसको भी देखना है। दोनों के फलों को हमने निरीक्षण करना है कि दोनों ही ग्रह अपना फल कैसे प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हम 2-3 उदाहरण कुंडलियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले उदाहरण पर चलते हैं जहां पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेष लगन की पत्रिका है। मेष लगन में द्वादश भाव में बुध नीच राशि में विराजमान है, जिस कारण बुध को यहाँ पर नीच का माना जाएगा। और उसी भाव में शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में विराजमान है, तो शुक्र उच्च का होने के कारण बुध का वो नीच भंग कर देगा, तो यहाँ पर बुध का नीच भंग माना जाएगा। लेकिन क्या बुध का नीच भंग मान लेने से यहीं पर बात समाप्त हो जाती है? ऐसी बात नहीं है मित्रों। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो ग्रह बुध का नीच भंग कर रहा है उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शुक्र ने बुध का नीच भंग किया, परंतु शुक्र की अपनी स्थिति कितनी कमज़ोर हो गई है, हमें इस विषय पर भी ध्यान देना है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि बुध यहाँ पर निर्बल अवस्था में बैठा हुआ है। बुध के पास प्राण नहीं है, मृत अवस्था में है, तो उसको किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो उसके प्राणों में जान फूंक दे और वो दोबारा से जीवित हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए एक आपके रिश्तेदार की दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं, तो अब उसको कोई रिश्तेदार किडनी डोनेट करने आता है। तो जैसे शुक्र यहाँ पर बुध को किडनी डोनेट करने आया है, तो शुक्र के पास अपनी दोनों किडनियाँ हैं, तो वो एक किडनी अपनी बुध को दे देता है, तो बुध के पास दोबारा से प्राण वापस आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी एक किडनी के सहारे अपनी ज़िंदगी का संचालन कर लेगा। परंतु शुक्र का क्या होगा? शुक्र के पास दोनों किडनियाँ थी, जिस कारण उसको अपनी एक किडनी बुध को देनी पड़ी, यानी शुक्र को भी अपनी एक किडनी से ही अपने जीवन का संचालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्र का जो फल है वो भी 50% हो जाएगा, यानी आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र का उच्च भंग हो गया।
तो शुक्र का उच्च भंग होने से क्या होगा, शुक्र जिन जिन भावों का स्वामी होगा, यानी यहाँ पर मेष लगन में वो दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर 2 और 7 भाव के स्वामियों के फल में कमी आ जाएगी। या शुक्र के जो कारक तत्व होते हैं, यानी प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, फाइनेंस, धन और जो भी वाहन, उन सब सुखों में वो कमी आ जाएगी। यानी सप्तम भाव का कारक और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण हो सकता है विवाह देरी से हो, विवाह में तलाक की स्थिति बन जाए, विवाह चल ना पाए, विवाह में प्रेम की कमी आ जाए, या ग्रह क्लेश की स्थिति बन जाए, या दूसरे घर की स्थिति होने के कारण फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत हो जाए, कुटुंब में काफ़ी समस्या हो जाए। ऐसी कई स्थितियां शुक्र के साथ यहाँ पर बन सकती हैं। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो ग्रह किसी ग्रह का नीच भंग करता है तो उसकी अपनी स्थिति काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर बुध की जो स्थिति है उसमें कमी होने के बजाय वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर बुध 3 और 6 भाव का स्वामी है, तो उसके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से नहीं डरेगा, ऐसा जातक में रोग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, ऐसा जातक कंपटीशन में विजेता बन जाएगा। यहाँ पे बुध के जो कारक तत्व हैं वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन शुक्र के कमज़ोर हो जाएंगे। तो मित्रों, ऐसे ही आपको हर ग्रह के नीच भंग राजयोग के बारे में समझना होगा। अब हम दूसरे उदाहरण में चलते हैं। दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि ये धनु लगन की पत्रिका है। यहाँ पर बुध नीच अवस्था में बैठा हुआ है, जिसका फिर से शुक्र ने ही नीच भंग किया है, क्योंकि शुक्र उच्च की राशि में विराजमान है। तो शुक्र का अपना खुद का जो फल है वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। तो बुध यहाँ पर सप्तम और दसम भाव का स्वामी है, यानी इस जातक की या जिसकी भी कुंडली होगी उसकी विवाह जीवन अच्छा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और दसम भाव का स्वामी होने के कारण कार्य क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुक्र जो उच्च का है उसके फल कमज़ोर हो जाएंगे, यानी शादी चलने के बावजूद भी हो सकता है प्यार में कमी हो, या कोई ऐसी और भी समस्या हो सकती है। यानी छठे और एकादश भाव का स्वामी होने के कारण 6 और 11 भावों के फलों में भी कमज़ोरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर शुक्र यहाँ पर उसका बुध का नीच भंग कर रहा है तो उसके अपने फल में तो कमी आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरी स्थिति ऐसी बन जाए कि यहाँ पर अगर आप देखो कि गुरु का यहाँ पर 8वें घर में उच्च का बैठा हुआ है, यानी बुध और शुक्र दोनों ही गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु दोनों पर दृष्टि डालकर इनको दोबारा से जीवन दे रहा है। तो यानी यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही प्रबल हो जाएंगे दोबारा से। यानी शुक्र पर जो बुरा प्रभाव था, यानी शुक्र जो 50% अपना फल कमज़ोर कर चुका था, वो गुरु के दृष्टि डालने से यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही अच्छी अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, दोनों उच्च के गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तीनों ग्रहों का फल बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही कम अशुभ परिणाम शुक्र का देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा नीच भंग राजयोग ऐसे कार्य करते हैं। तो मित्रों, अब हम इसको तीसरे उदाहरण से फिर से देखते हैं। मित्रों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस कुंडली में धनु लगन की पत्रिका है। धनु लगन में सूर्य एकादश भाव में नीच राशि का विराजमान है। सूर्य यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सूर्य का 3 बार नीच भंग हुआ है। 3 बार नीच भंग कैसे हुआ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, सूर्य यहाँ पर शुक्र की राशि में विराजमान है और शुक्र केंद्र में विराजमान है, यानी प्रथम भाव में है। तो केंद्र भाव होने की वजह से यहाँ पर शुक्र सूर्य का नीच भंग करेगा। तो एक बार शुक्र ने सूर्य का नीच भंग किया। अब दोबारा देखेंगे कि चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। तो चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होने से सूर्य का 2 बार नीच भंग होगा। अब तीसरी बार इसका नीच भंग कैसे होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि शुक्र धनु राशि में है और गुरु तुला राशि में है। तो शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से शुक्र एकादश भाव में जाकर सूर्य का नीच भंग करेगा। तो यहाँ पर जो परिवर्तन से नीच भंग होगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, जिस कारण सूर्य के फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। यानी जो सूर्य का फल है वो बढ़ जाएगा, यानी जातक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। जातक के पिता का साथ भी बना रहेगा। हो सकता है पिता के साथ मतभेद हों, वो अलग बात है, लेकिन सूर्य से रिलेटेड काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन शुक्र के अपने फल 3 गुना कमज़ोर हो जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर छठे घर का स्वामी है, एकादश घर का स्वामी है। तो छठे घर का स्वामी होने के कारण हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड बहुत दिक्कत आए, कर्ज की स्थिति बन जाए। एकादश भाव का स्वामी होने के कारण लाभ में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। जो भी काम जातक करेगा उसमें लाभ होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो ऐसी कई स्थितियाँ बनेंगी। तो हमें ये देखना होगा कि जो ग्रह
किसी ग्रह का नीच भंग करता है कि उसकी अपनी क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि मैं ये आपको वीडियो के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।